जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में दिखे चाइनीज कंपनी हिकविजन की सीसीटीवी। तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान 2025 में और इसमें होगा 90% तक का स्वदेशी कंटेंट। भारत में आयोजित की जाएगी अभी तक की सबसे बड़ी मल्टीनेशन एरियल एक्सरसाइज। इंडियन नेवी चीफ ने बताया कि क्यों हैं जरूरी प्रेडेटर ड्रोन्स। और चाइनीज साइंटिस्ट ने किया खुलासा कि चाइनीज वायरस था चीन का बायो वेपन। सत्ताईस जून 2023 को चित्रदुर्ग की एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में भारत के स्वदेशी तपस यूएवी की 200th फ्लाइट को कंडक्ट किया गया था। और तपस यूएवी की इस वाली फ्लाइट की खास बात ये थी कि ये इस यूएवी का ऐसा पहला डेमोन्स्ट्रेशन था जो कि ट्राई सर्विसेज टीम के सामने कंडक्ट किया गया था। और ट्राई सर्विसेज टीम यानी कि जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों सर्विसेज के पर्सनल मौजूद थे, तो उन सभी ने तपस यूएवी के डेवलपमेंट के लिए स्वदेशी प्रयासों की सराहना की है। और डीआरडीओ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस बारे में भी जानकारी दी गई है कि ये जो तपस यूएवी है ये अपने यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स के लिए तैयार है। लेकिन डीआरडीओ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी 2 तस्वीरें भी शेयर की गई थी, जिसमें से एक तस्वीर में आप ट्राई सर्विस टीम को देख सकते हैं जो कि तपस यूएवी के सामने खड़ी है, लेकिन दूसरी तस्वीर है इस यूएवी के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन की। और उस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो अगर आप उनको थोड़ा जूम करेंगे तो आप पाएंगे कि वो चाइनीज कंपनी हिकविजन के हैं। और ये हिकविजन चीन की वही सर्विलियंस कंपनी है जो कि पहले भी कई बार विवादों में सामने आ चुकी है। और अभी कुछ समय पहले जो पेंटागन के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन डॉक्यूमेंट्स में इस बात का भी खुलासा किया गया था कि ये जो हिकविजन कंपनी है तो इसकी चीन की इंटेलिजेंस एंटिटीज़ के साथ भी पार्टनरशिप है। यही नहीं बल्कि कुछ ही समय पहले कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी जिन्हें बताया गया था कि जो यूके है उसने फैसला लिया है कि वो अपनी सेंसिटिव गवर्नमेंट साइट से चाइनीज मेड सर्विलियंस इक्विपमेंट को हटाएगा। और यूके गवर्नमेंट की तरफ से आदेश दिए गए थे कि जो सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं तो वहाँ पे उन सर्विलियंस कैमरास को इंस्टॉल ना किया जाए जिनका लिंक चाइना से है। और ब्रिटिश लॉ मेकर्स चाइनीज कंपनी हिकविजन और ढहुआ द्वारा बनाए गए सिक्योरिटी कैमरास, सीसीटीवी कैमरास, तो उन सभी की सेल और यूजेस पर बैन लगाने के लिए भी कह चुकी है। और इसी तरह की और भी कई सारी रिपोर्ट्स पहले भी देखने को मिली हैं जिनमें यह बताया गया था कि किस तरह से चाइनीज गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज पर जासूसी करने के लिए सीसीटीवी कैमरा सिस्टम्स तक का इस्तेमाल करती है। और इसी वजह से डीआरडीओ के सेंसिटिव ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के अंदर चाइनीज मेड हिकविजन के सीसीटीवी कैमरा का देखा जाना ये थोड़ा शॉकिंग जरूर है। बाकी इस पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में एवियोनिक्स एंड वेपन सिस्टम्स के डायरेक्टर श्री प्रफुल्ला चंद्रन वीके की तरफ से बताया गया कि जो तेजस मार्क 2 है वो यूएस इंजन के साथ 2025 तक अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा। और तेजस मार्क 2 की करीब 200 के आसपास यूनिट्स को रोल आउट किया जाएगा। और तेजस मार्क 2 के जेट इंजन के लिए जो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ नया पैक्ट साइन किया गया है, तो उसके साथ ही तेजस मार्क 2 में 90% तक के स्वदेशी कंपोनेंट्स शामिल रहेंगे। और अब फोकस किया जा रहा है इसके लिए अत्याधुनिक रेडार सिस्टम, वेपन्स और बाकी के अदर कैपेबिलिटीज को विकसित करने में। और उनका ये भी मानना है कि ये सिंगल इंजन तेजस मार्क 2 रफाल से ज़्यादा बेटर होगा। और इसके लिए रेडार, एवियोनिक्स, हेड अप डिस्प्ले, वेपन्स और कुछ ऑप्टिकल सेंसर्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स द्वारा ही विकसित किए गए हैं। और इसमें केवल इजेक्शन सीट और कुछ सेंसर्स ही हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं। और 300 इंस्टीट्यूशंस इस स्वदेशी एलसीए को विकसित करने में काम कर रहे हैं, जिनमें CSIR लैबोरेटरीज, पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स ये सभी शामिल हैं। बाकी तेजस मार्क 2 का बेसिक डिज़ाइन तेजस मार्क 1 से टोटली डिफरेंट रहेगा और ये उससे 20% ज़्यादा बड़ा भी होगा। और इसके एवियोनिक्स, वेपन कैरिंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें तेजस मार्क 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगी। और उनका ये भी कहना है कि इस फाइटर जेट का केवल एक ही वर्जन रहेगा, लेकिन हम बाद में इसके ट्रेनर वर्जन के लिए भी जा सकते हैं। और उनकी तरफ से भी बताया गया कि इस एयरक्राफ्ट के मामले में जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं तो वो डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान ड्राइविंग पॉइंट नहीं है, बल्कि इसके ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ और कॉम्बैट पोटेंशियल पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन हाँ, आपको ये बता दें कि तेजस मार्क 2 तेजस के पहले वाले वर्जन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेल्थ होगा। और बाकी अगर आपको तेजस मार्क 2 के बारे में और डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी हमने इस पर एक डिटेल वीडियो पहले बनाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। वैसे तो हमें उम्मीद है कि आपने वीडियो देख ली होगी, पर फिर भी अगर 1-8% रह गए जिन्होंने नहीं देखी तो उन्हें जरूर देखनी चाहिए। और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जहाँ तक हमें लगता है कि जब भी भारत के अपकमिंग फाइटर जेट प्रोग्राम्स की कोई न्यूज़ आती है, खास करके उसकी फर्स्ट फ्लाइट की, तो कईयों के मन में इस तरह के विचार जरूर आता होगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और अगर आता है तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे साइंटिस्ट पर, हमारे इंजीनियर्स पर विश्वास रखिए, वो कुछ कमाल ही करके दिखाएंगे। तो जैसे कि फ्रांस ने अपनी बैस्टिल डे परेड के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। और अब ऑफिशियली ये कंफर्म हो चुका है कि 14 जुलाई को बैस्टिल डे फ्लाई पास में इंडियन एयरफोर्स के 3 रफाल फाइटर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। और जबकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस की अपनी विजिट के दौरान अपने फ्रेंच काउंटरपार्ट के साथ फाइटर जेट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मैरीटाइम डोमेन कॉपरेशन, तो इन सभी पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। और इस बात की भी उम्मीद जताई गई है कि अगले महीने भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस विजिट के दौरान ही
इंडियन नेवी के लिए नए फाइटर जेट्स की अनाउंसमेंट हो सकती है, जिसमें रफाल एम की संभावना सबसे ज़्यादा दिख रही है। और अगर इंडियन नेवी के लिए रफाल एम फाइटर को ही चुना जाता है तो फिर भारत इस रफाल फाइटर के मैरीटाइम वेरिएंट का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बनेगा। हालांकि इंडियन नेवी की तरफ से तो कहा गया था कि रफाल एम फाइटर और F-18 सुपर हॉर्नेट वे दोनों के ही परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं। बाकी अब इनमें से किसको चुनना है तो वो फैसला भारत सरकार का होगा। इसके अलावा एक लेटेस्ट रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जारी की गई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स इस वर्ष के अंत तक एक मेगा एक्सरसाइज को होस्ट करने की तैयारी कर रही है, जिसमें करीब 12 देशों के एयरफोर्सेस पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और इस एक्सरसाइज में आपसी तालमेल को बढ़ाना, एक दूसरे के साथ अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के साथ मिलिट्री कॉपरेशन को और मजबूत करना, तो इन सभी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। और इस मेगा एक्सरसाइज का नाम होगा तरंग शक्ति, जो कि भारत में आयोजित की गई अभी तक की सबसे बड़ी मल्टीनेशन एयर एक्सरसाइज होगी, जिसमें फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मीडिया रिफ्यूलर्स, एवॉक सिस्टम, सभी एयर एसेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो ये तरंग शक्ति एक्सरसाइज है, ये फिलहाल अभी अपनी प्लानिंग स्टेज में है और इसे अक्टूबर या फिर नवंबर में आयोजित किया जा सकता है। इस एक्सरसाइज में 6 एयरफोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगी और जबकि बाकी की एयरफोर्स ऑब्जर्वर्स के तौर पर एरियल ड्रिल में शामिल रहेगी। और इस एक्सरसाइज में यूएस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, तो इन देशों के एयरफोर्सेस के भी पार्टिसिपेट करने की पूरी उम्मीद है। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो ये तरंग शक्ति एक्सरसाइज प्लान की जा रही है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आप भारत की अभी तक की सबसे बिगेस्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में किन फाइटर जेट्स को खास तौर पर देखना चाहते हैं। अमेरिका के साथ प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स की डील पर उठे प्रश्नों के बीच आज बुधवार को ANI के साथ खास बातचीत में इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार की तरफ से इन प्रेडेटर ड्रोन्स की कुछ कैपेबिलिटीज के बारे में बताया गया। उनका कहना था कि ये ड्रोन्स एक लॉन्ग एंड्योरेंस टाइम के साथ आते हैं, जो कि हवा में 33 घंटों तक रह सकते हैं। और इन ड्रोन्स की मदद से आप 2500 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड भी एक बड़े एरिया पर सर्विलेंस कर सकते हैं। उनका यह भी कहना था कि नेवी ने एडवर्सरीज पर नजर रखने और हमारे डिफेंस फोर्सेस को ढेर सारी क्षमताएं प्रदान करने के लिए इन ड्रोन्स को 12,000 घंटे से भी अधिक समय के लिए ऑपरेट किया है। और लीज पर लिए गए 2 ड्रोन्स को नेवी ऑलरेडी नवंबर 2020 से ऑपरेट करती आ रही है और उसी के आधार पर ही महसूस किया गया कि बेहतरीन सर्विलेंस और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इस तरह के ड्रोन्स की जरूरत है। और उनका यह भी कहना था कि पीस टाइम कंडीशंस में तो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल नेवी ISR मिशंस यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए करती है, लेकिन अगर कोई क्राइसिस होता है या कोई कॉम्बैट सिचुएशन बनती है तो इस बात की भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल डिटेक्टिंग, ट्रैकिंग और टारगेटिंग के लिए भी किया जा सकता है। और इन ड्रोन्स की मदद से हम उन एरियाज पर भी लगातार नजर बनाए रख सकते हैं जो कि सैटेलाइट के थ्रू भी पॉसिबल नहीं है। और इन सभी बड़े एडवांटेजेस की वजह से ही हमने इन ड्रोन्स की कैपेबिलिटी के बारे में काफ़ी कुछ जाना है और नेवी इससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और उसी वजह से अभी आगे और इसे खरीदना चाहते हैं। उनका यह भी कहना था कि अभी हमारे पास इस तरह के हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले UAVs के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। ये ड्रोन्स अपने एंड्योरेंस और एल्टीट्यूड के चलते एक हाई एंड कैटेगरी में आते हैं और आप इन्हें 40,000 फीट से भी ऊपर तक ऑपरेट कर सकते हैं। और रही बात कि ये मेक इन इंडिया और स्वदेशीकरण में किस तरह से मदद करेंगे, तो उनका ये कहना था कि उन्हें यह लगता है कि जो शुरुआती 10 ड्रोन्स होंगे तो वो US में ही बनकर डायरेक्टली भारत को मिलेंगे और फिर जो बाकी के ड्रोन्स होंगे वो भारत में बनाए जाएंगे और जिससे हमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज का फायदा मिलेगा और इस तरह से अलग अलग तरीकों में ये मेक इन इंडिया में मदद कर सकते हैं। और जैसे कि 21 एयरक्राफ्ट भारत में असेंबल होंगे तो उसके लिए छोटी कंपनीज, MSMEs, स्टार्टअप्स, तो इनकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसलिए उन्होंने कहना था कि ये डील एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। और चूंकि इन ड्रोन्स की MRO फैसिलिटी भी भारत में स्थापित की जानी है तो इसलिए इंजन रिपेयर्स के लिए जो इंजन कॉम्पोनेंट्स हैं वो भी उपलब्ध रहेंगे और इससे एक पूरा इकोसिस्टम जनरेट होगा जो कि भारत के ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करेगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सेफ्टी इश्यूज के चलते जो इंडियन आर्म फोर्सेस के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव को टेम्परेरी बेसिस पर ग्राउंडेड किया गया था। तो अब इससे जुड़ा लेटेस्ट अपडेट यह है कि इस हेलीकॉप्टर में जो भी फ्लॉज थे, जो भी खामियां थी, उनकी पहचान कर ली गई है, जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड इस साल की शुरुआत में हुई दुर्घटनाओं के बाद जांच के दायरे में आया था और उड़ान सुरक्षा संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस जांच के दौरान कुछ डिजाइन और मेटलर्जी से संबंधित इश्यूज सामने आए हैं। और बाकी जैसे कि पहले के अपडेट्स में हम आपको बता चुके हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स को 100 फ्लाइट आवर्स की लिमिट तक के लिए क्लियरेंस पहले ही दे दिया गया था और बाकी आगे का जो क्लियरेंस है वो सभी जरूरी टेस्ट पूरे होने के बाद मिलेगा। इसके अलावा UCN न्यूज़ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत में जो चाइनीज अथॉरिटीज़ हैं तो उनके द्वारा तिब्बत के मठों में कई सारी रेड्स, कई सारी सर्चेस कंडक्ट की जा रही हैं। और इतना ही नहीं बल्कि चाइनीज अथॉरिटीज़ तिब्बतन मॉन्क्स को इस बात के लिए भी मजबूर कर रही हैं कि वे एक ऐसे डॉक्यूमेंट को साइन करें जिसको साइन करने से उनके रिलेशन दलाई लामा से पूरी तरह से ब्रेक हो जाए और जो कि इस बात को दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि तिब्बत के कल्चर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयासों में और तेजी हो चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले इस तरह के मुद्दों पर कभी बात नहीं करते हैं। बाकी तिब्बत से ही जुड़ा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि 2020 वाले पूर्वी लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद जब चीन को ये समझ में आ गया था कि उनकी आर्मी हाई एल्टीट्यूड एरियाज पर इंडियन आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो
तो फिर उसके बाद चीन ने अपनी आर्मी में तिब्बतन ट्रूप्स को ही रिक्रूट करना शुरू कर दिया था। और अब ANI की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि चाइनीज आर्मी द्वारा रिक्रूट किए गए तिब्बतन ट्रूप्स को पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल में LAC के साथ पेट्रोल करते हुए देखा गया है। हालांकि सोर्सेज का यह भी कहना है कि चाइना के बॉर्डर डिफेंस ट्रूप्स के पेट्रोलिंग टीम में जो मेजॉरिटी है वो मेनलैंड चाइनीज सोल्जर्स की है, लेकिन उनमें कुछ तिब्बतन सोल्जर्स को भी देखा गया। बाकी भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के ट्रूप्स की बहादुरी से ही प्रभावित होकर चीन ने अपनी आर्मी में तिब्बतन ट्रूप्स को इंडक्ट करने का फैसला किया था। और चीन का पूरा प्रयास है कि वो तिब्बत के युवाओं को चीन के प्रति वफादार बनाए। लेकिन चीन को ये बात अच्छी तरह से समझनी होगी कि देशभक्ति की भावना एक ऐसी भावना है जो आप जबरदस्ती किसी के अंदर नहीं जगा सकते। बाकी चीन से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा चाइनीज वायरस को लेकर है। तो हुआ यह है कि इनकन्वीनिएंट ट्रूथ की जेनिफर ज़ैंग के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में चाइनीज साइंटिस्ट केओ शान ने इस बात को स्वीकार किया है कि नानजिंग सिटी में उसके सीनियर्स द्वारा उसे कोरोना वायरस के 4 प्रकार दिए गए थे। फिर जिसके बाद उन्होंने उस वायरस पर अपने टेस्ट शुरू किए कि यह वायरस कितनी अच्छी तरह से संक्रमित कर सकता है और इसके द्वारा मानव सहित अन्य प्रजातियों को संक्रमित करना कितना आसान है। तो इस तरह के टेस्ट उन्होंने इसमें शुरू किए और ये टेस्ट करने के लिए चूहे, चमगादड़, ह्यूमन ACE2 रिसेप्टर, मंकीज, तो इनका इस्तेमाल किया गया था। और इतना ही नहीं बल्कि जो 4 टाइप के वायरस उन्हें दिए गए थे जो कि कोरोना वायरस ही था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये वायरस आर्टिफिशियल थे, यानी कि उन्हें लैब में बनाया गया था। और ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे 2019 में। और इस पूरे इंटरव्यू में ये भी एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से इस वायरस को और परफेक्ट किया गया और कैसे ये लोगों तक फैला, या फिर यूँ कहें इसको कैसे फैलाया गया। और जिस तरह से इसको परफेक्ट किया गया तो ये एक बेहतरीन बायो वेपन की तरह था। और जेनिफर ज़ैंग के मुताबिक उनके साथ इंटरव्यू में चाओ शैंग इस बात को बताते हुए काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे, क्योंकि वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसको क्रिएट नहीं किया, लेकिन अपने सुपीरियर के कहने पर इसको परफेक्ट बनाने में उन्होंने इसमें मदद जरूर करी। तो इसी वजह से उनको इस बात का गिल्ट था कि कैसे चारों तरफ लोग मर रहे हैं सिर्फ उस चीज़ की वजह से जो उन्होंने 2019 में करी थी। बाकी यहाँ पे चाओ शैन नाम के जिन चाइनीज साइंटिस्ट की बात की गई है, तो बताया गया कि वे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में थे। और उनके इस पूरे इंटरव्यू के बारे में जो डिटेल्स है वो आप jennifersblog.com पर मिल जाएगी और उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप उसे पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है तो इसकी फिलहाल अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको ये आर्टिकल एक बार जरूर पढ़ना चाहिए और फिर इस पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान राजपूताना राइफल्स के 2nd बटालियन के 13 वीर अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिनमें मेजर P आचार्य, कैप्टन N केन गुरेसे, कैप्टन विजयंत थापर, हवलदार शर्मन सिंह, हवलदार सतवीर सिंह, नायक आनंद सिंह, नायक विक्रम सिंह, लांस नायक सतपाल सिंह, लांस नायक सत्यवीर सिंह, लांस नायक अवरपाल सिंह, लांस नायक ओम प्रकाश, राइफलमैन जगमल सिंह और राइफलमैन जसवीर शामिल हैं। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि राजपूताना राइफल्स का मोटो क्या है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।